एक दो बार अमित शाह जी भी बुलाए थे मुझे, अच्छा। मोदी जी भी बुलाए थे, लेकिन मैं समझा नहीं कि वो लोग किस लिए बुलाए हैं। हाँ। कि जब मैं मिल के आता था उसके बाद और छापा पड़ता था, फिर पूछते थे कि आपको कैसे मदद करें। अच्छा, और तो उनका लाइन ही होता था कि आपके खिलाफ कौन कौन सा केस चल रहा है। एक बार तो प्रधानमंत्री जी फोन करके बोले, साहब आप तो मदद करूंगा बोले थे, आप तो यहाँ रेड डालवा दिए। अरे मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा। हाँ ये स्थिति है भाई। तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आता था कि भाजपा में बुलाने के लिए ये बुलाते आप हैं। तो आरोपों के झंझनाहट में जूझते हुए भूपेश बघेल का कपिल सिब्बल को दिए इंटरव्यू में ये कहना है कि उनको दबाव बनाकर भाजपा में शामिल करने की कोशिश थी। इस बयान ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है। इस एक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई राजनीतिक दबाव का जरिया है? क्या भाजपा में शामिल होने के बाद आरोपों से राहत मिल जाती है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की रणनीति है? बघेल के बयान ने सियासी पारा अचानक चढ़ा दिया है। कांग्रेस इस बयान के आधार पर सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। बघेल के बयान के आधार पर कांग्रेस नेता भाजपा पर हमलावर है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो विपक्षी पार्टी के नेताओं के यहाँ ही छापा मार रही है, उनके खिलाफ ही दोष निकाल रही है और बाकी जगह कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप खुद काजल के कोठरी में बैठे हैं और दूसरे को दागी कह रहे हैं। मतलब इतना हरिश्चंद्र तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि दिया लेके खोजने से भी नहीं मिलेंगे। को लेकर हमारे ऊपर आरोप लगाएं, अब मैं बोल रहा हूं कि उनके मुंह से तो शोभा नहीं देता है। हालांकि भूपेश बघेल के इस तरीके के बयानों से बीजेपी किनारा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि आप में फंसे बघेल अगर चाहे भी तो उनके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। मैं आना भी चाहे तो मैं सोचता हूं कि भाजपा में है, केंद्रीय नेतृत्व हमारा स्वीकार नहीं करेगा। और मसला ऐसा है इसमें कि सम्मान देना भाजपा के सिद्धांत और मैं कहूँ संस्कार में है। तो जो भी हैं, सिर्फ वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे उन्हीं का विषय नहीं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री जी मुलाकात करते थे, प्रधानमंत्री जी बातचीत करते थे, गृह मंत्री जी भी अभी भी बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। अब इसका कोई गलत अर्थ निकाले तो मैंने बचपना है, मैं सोचता हूँ। फिलहाल भूपेश बघेल के इस इंटरव्यू ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है या फिर भाजपा सरकार में होने वाली जांच किसी राजनीतिक फायदे के लिए की जाती है? इस तरीके के बहस के जरिए बघेल अपने और अपने परिवार पर लगे आरोपों को धोना चाहते हैं। ये सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। इधर बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल की पार्टी आला कमान से मुलाकात ने भी नए संकेत दिए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच चैतन्य बघेल की सक्रिय राजनीति में एंट्री की जमीन भी तैयार हो रही है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में सियासत गर्मा चुकी है। देखना होगा कि ये बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है या आने वाले समय में किसी बड़े बदलाव की भूमिका। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसे बयान पर जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। भूपेश बघेल ने जो खुलासा किया है उससे ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल के खिलाफ चल रही जांचों के पीछे एक बड़ा मकसद था कि भूपेश बघेल को अपने खेमे में कर लिया जाए। बघेल के बयान से तो यही लग रहा है, लेकिन इस बयान के असली मायने क्या हैं और इतने दिनों बाद अगर भूपेश बघेल ये बयान दे रहे हैं तो इससे कहीं वो अपने नंबर तो आला कमान के सामने नहीं बढ़ाना चाहते। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ
मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष हमारे साथ रखने के लिए मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि एक बयान चर्चा में है, एक पोर्टल को दिए इस बयान में कपिल सिब्बल से इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने यह खुलासा किया कि उनको बार बार बुलाकर बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए जाते थे। खुला ऑफर तो नहीं था पर संकेत यही थे। और ऐसे में अब फिर से बहस छिड़ गई है कि केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग क्या इसीलिए किया जाता है ताकि किसी बड़े व्यक्ति को तोड़कर पार्टी में लाया जाए। और जब ये आरोप उठ रहे हैं तो पहले बयान या कहें पहला ओपनिंग कमेंट्स हम ले लेते हैं प्रीति जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भूपेश बघेल ने उसी समय ये क्यों नहीं बता दिया या अभी वो बता रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क जोड़े जा रहे हैं, क्या कारण है ऐसे समय में उनका ये बयान क्या बताता है प्रीति जी? देखिए, ईडी ने पिछले जब से मोदी सरकार आई है तब से 6,444 केसेस रजिस्टर किए हैं। लोकसभा में डेटा जो टेबल किया गया उसमें जवाब आया कि मात्र उसमें से 53 लोगों पे कन्विक्शन हुआ है। ईडी का रिकॉर्ड ये रहा है। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग भूल नहीं सकते हिमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो तमाम तरह के एलिगेशंस भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे। शुभेंदु अधिकारी को भी शामिल कर लीजिए, तमाम नाम है, कुछ लोग गुजर गए, उनका नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल धुल करके वो हो जाते हैं बिल्कुल साफ सुथरे छवि के। ये पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी का, ये ब्लैकमेल करने का तरीका है, ब्लैकमेलिंग जनता पार्टी का। ये हमने तमाम बार देखा है। और रही बात कि अभी क्यों बयान आ रहा है, तो देखिए सिंपल सी बात है, कपिल सिब्बल जी एक बहुत वरिष्ठ नेता है, बातचीत के दौरान उसमें ये आ गया, उन्होंने कोई अलग से बयान जारी नहीं किया है, बातचीत में बात निकल के आई। और ये उस समय भी अगर आपको याद हो मोहन जी, तो जब छापे पड़ रहे थे तब ये अक्सर चर्चा होती थी कि ये छापे भी इसीलिए डाले जा रहे हैं। परंतु हमारे नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस सारे रेड्स को और तमाम परिवार तक को पीड़ित किया गया, मगर प्रताड़ित किया गया, मगर डटे रहे और आज भी वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं बनिस्बत उन नेताओं के जो कहीं ना कहीं डरे। और बनिस्बत हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से डर करके अभी अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, उसकी बजाय वो डट कर लड़ते रहे और आगे भी खड़े रहेंगे ऐसे ही। तो इस बयान के कोई और मायने नहीं निकाले जाए। कुछ बातें होती हैं जब आप आपस में बातचीत करते हैं तो मन की बात वाकई जो होती है वो निकल कर सामने आती है। कुछ उसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। फायदा क्या हो जाता? मान लो बघेल जी आते, वो आरोप में घिरे थे, उनके यहाँ जांच चल रही थी, छापा पड़ रहा था, ऐसे समय में बीजेपी उनको अपने साथ ले लेती। बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों को जोड़ कर ही कांग्रेस मुक्त भारत का अपना जो सपना है पूरा करने का कोशिश किया। हिमंत बिस्वा शर्मा बहुत बड़े एग्जाम्पल है, शुभेंदु अधिकारी, हमने आपको ये दो नाम अभी गिनाए हैं। तो बीजेपी का ये पैटर्न था, एक समय में कांग्रेस के गए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही इनके 5-6 मुख्यमंत्री उस वक्त बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के खुद के पास नेता नहीं है जिन्हें वो प्रधान मुख्यमंत्री बना सके या कुछ या किसी और पद पे बिठा सके, इसलिए वो इंपोर्ट कर रहे थे। साफ है, ये हमने देखा है पिछले 10-15 साल में। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, एनसीपी हो, शिवसेना हो, सारी पार्टियों को इन्होंने तोड़ा है। तो इनका पैटर्न ही यही है, ब्लैकमेल करो, दूसरी पार्टी को तोड़ो, वहां के लोगों को अपने पास लाओ और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले दिखाओ। झूठ और ब्लैकमेलिंग का पूरा स्कैम है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए ये दबाव था या ड्रामा जान लेते हैं निशिकांत पांडे जी से। पांडे जी, आप लोगों को क्या इतनी आवश्यकता पड़ गई कि दूसरे पार्टी के लोगों को लगातार आप लोग प्रवेश दे रहे हैं और कई जगह पर ऐसा हुआ भी है, इसलिए ये कनेक्शन बयान का जुड़ रहा है और इसीलिए कटघरे में है बीजेपी। मोहन जी, आपको और दोनों पैनलिस्ट को संदेश जवाब। इस प्रकार से आपने सवाल पूछा कि इसे करने की आवश्यकता क्या है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार नहीं कहते थे, कहा जाता था फलाना है तो भरोसा है, मतलब भूपेश है तो भरोसा है। वो हमारे यूएसपी थे। आप सोचिए, भूपेश बघेल जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक बहुत बढ़िया कहावत है, गुमा है तुमको शायद इसलिए यकीन नहीं है, गौर से देखो तुम्हारे पैरों के तले जमीन नहीं है। इंडियन चोर पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बता रही थी
कि किस प्रकार से मन की बात एक कांग्रेसी ने एक कांग्रेसी से कहा, मन की बात आपको अपने कार्यकर्ता से अपने विधानसभा के अंदर करना चाहिए था, लेकिन क्यों टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण है। आपके साथ जब ये हुआ तो आपने इस विषय को नहीं उठाया। अभी बात क्या है, हाशिए पे गए भूपेश बघेल जी। देखिए छत्तीसगढ़ से भी उनको बाहर कर दिया गया है पंजाब के प्रभारी के तौर पे, तो छत्तीसगढ़ में भी वो हाशिए पे है, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पछाड़ दिए गए हैं। तो विषय ये आता है कि क्यों आखिर भूपेश बघेल जी ऐसा कर रहे हैं मीडिया में बने रहने के लिए। और दूसरा जो ब्लैकमेलिंग की बात कर रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता, किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, किस प्रकार से एक षड्यंत्रकारी सीडी लाया गया था, किस प्रकार से एक व्यक्ति का चरित्र हनन किया गया था, वो सबके समझ है। दूसरा महत्वपूर्ण से कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे उसमें मैं दिग्विजय सिंह जी को जोड़ूंगा, भूपेश बघेल जी को जोड़ूंगा, जो वास्तव में कांग्रेस के एक कैडर ही नहीं, उनके डीएनए में कांग्रेसी है। भ्रष्टाचार, ये षड्यंत्रकारी साजिश, ये सब उनके डीएनए में। तो ऐसे लोगों को पार्टी में हमको क्यों लेना है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जो खुद ही हाशिए पे हैं उनको लेके हमारा क्या लाभ। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, प्रदेश की जनता के हक क्या। आपने जो बंदर बाट की, आपने सीएम सचिवालय में बैठा के जिस प्रकार से कोयला खाया, राशन खाया, शराब पिया, यहाँ तक कि युवाओं के हक को भी हरे नोट के नीचे नीलाम किया, उस व्यक्ति को आज ये चिंता हो रही है। तो एक बहुत बढ़िया गाने का लाइन है, बुझा हुआ चिराग हूं मैं अपने मजार का, एक आस भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा सरकार का। यही सरकार थी जो कह रही थी कि फलाना है तो भरोसा है। प्रदेश की जनता ने इस निकम्मी, तो इसीलिए आपने उसी व्यक्ति को टारगेट किया जिसके भरोसे थी पूरी कांग्रेस। तो वही तो एग्जैक्टली मैं पॉइंट कह रहा हूं कि हमारा यूएसपी थे भूपेश बघेल जी। अगर वो उधर नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं बनती। प्रदेश की जनता देख रही थी कि किसके नेतृत्व में प्रदेश के हर संसाधन को इस प्रकार से लूट के 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम किया। अपनी नेत्रियों के पैरों के नीचे फूल की पंखुड़ी, और प्रदेश की जनता को एक अदना सा सड़क नहीं, वो प्रदेश की जनता ने देखा है। और किस प्रकार से 2.5 साल के फॉर्मूले पे आपने, मोहन जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 65 विधायक और पार्षद तक दिल्ली में परेड कराने के बाद इनकी कुर्सी बची थी। साहब इनकी आवश्यकता जिनको है वो खुद कांग्रेसी इनको आज के डेट में नहीं पूछ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये उस समय की बात है, 21 की 22 की, उस समय मुलाकात के समय में ये सारे। मोहन जी मैं आपको स्पष्टता से ये बात कह रहा हूं, ये किसी समय की बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो भूपेश बघेल जी बहुत ही होनहार अनुभवी राजनेता हैं, ये उसी दिन इस बात को डिस्क्लोज करते। आज क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक आदमी का जो मान सम्मान नीचे आते जाता है ना, तो लोग पूछना बंद करते हैं। वो पूछ परख खत्म हुई है। इस कारण दिखा रहे हैं हम प्रियंका जी से वो मिल के आ रहे हैं, और उनके अपने पुत्र को भी मिला रहे हैं, इनका अपने पुत्र को खुद नेताओं ने, एक मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख के आत्महत्या की। साहब आपको याद होगा मोहन जी कि पिद्दी को बिस्किट खिला रहे थे राहुल गांधी, लेकिन हमको समय नहीं दिए, इसलिए आत्महत्या किया था। उस पे आएंगे अगले राउंड में। 10 सेकंड ठीक है। इन्होंने अमेरिका की बात कही, अरे हो इसने घुटने टेके हैं, पूरा विश्व देख रहा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे लाल आतंक पे वार हो, घुटने कांग्रेस ने टेके थे। इसलिए अक्साई चीन हमारे हाथ से चला गया, घुटने कांग्रेस ने टेके थे, इसलिए पीओके बना। हम तो वापस ले रहे चीजों को, भारत की अस्मिता को जोड़ रहे हैं और सफलता का वो पैमाना तय करे जो आ गई। तो मैं आऊंगा, मौका दूंगा। दे दे मोदी, मैं चैलेंज कर। अरे आज विषय नहीं है, आज ये विषय नहीं है, आज ये विषय नहीं है। चैलेंज करने वाले आप होती कौन है? चैलेंज करने वाले आप कौन होती है? चैलेंज करने वाले देश की नागरिक होने के नाते चैलेंज कर सकते हैं। एक ओपनिंग गंगेश जी का बच्चा है, आऊंगा, पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। बस देश की इज्जत नहीं कर रहे हैं। आप कौन हो? आज विषय नहीं है ये, हम करेंगे। आपकी तरह बेशरम नहीं है। चलिए आ गई बात, आ गई गंगेश जी। विषय से नहीं भटकते, विषय में रहिए, विषय में रहिए। आ गई बात, आ गई। चलिए चलिए मैं आऊंगा, मौका मिलेगा। आवाज समझ नहीं आएगी, लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए गंगेश जी फटाक से बता दीजिए क्या इसके पीछे की लॉजिक है कि आज भूपेश बघेल बोल रहे हैं, जब वो दिल्ली में आला कमान से मिल के आए, आला कमान को भी उन्होंने ये सारी बातें बताई होंगी, ऐसा लगता है। क्या इसका कुछ पॉलिटिकल लाभ मिलेगा भूपेश बघेल को, जनता में भी और अपनी पार्टी में भी, इसलिए उन्होंने ये सब कहा है? देखिए राजनीति के लिहाज से अगर देखें मोहन भाई, तो निश्चित तौर पर जब जेल से छूटे भूपेश बघेल के सुपुत्र, तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ
और उसके बाद उन्होंने भी बयान दिया कि अगर इतना मैं अगर एक इवेंट प्लान करता तो कम से कम 100 करोड़ खर्च करता तो भी ये मेरे बेटे का इतना बढ़िया लॉन्चिंग नहीं हो पाता या इतना बड़ा प्रचार नहीं हो पाता। तो स्वाभाविक रूप से देखिए, अगर कोई नेता, खाली भूपेश बघेल या भूपेश बघेल के बेटे की बात नहीं है, आज़ादी के समय से जो नेता जेल गया वो जेल जाना संजीवनी की तरह से काम करता है राजनीति में। तो भूपेश बघेल ने भी देखा है, उनके बेटे को जेल हुई, वापस आया और उसकी लॉन्चिंग का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। और अभी हम जो राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है और जो मतलब निकाला जा रहा है कि भूपेश बघेल फिर इसका लेके स्वाभाविक रूप से अपने बेटे को लेकर गए हैं दिल्ली, बातचीत हुई है, बैठक हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक विवाद को एक फिर से हवा देने की जरूरत थी कि चीजें चर्चा में आए और इसी बहाने फिर कुछ और विवाद हो, फिर एक आध बार उनके बेटे की फिर से हो जाएगी गिरफ्तारी। इसको पार्टियां कैसे लेंगी? बीजेपी तो अपनी तरफ से ले रही है, मना कर रही है, कांग्रेस कैसे इसका रिएक्शन, कांग्रेस में क्या रिएक्शन होगा इसका? देखिए, इसमें स्वाभाविक रूप से सहानुभूति बनती है। भूपेश बघेल जी का जो पिछला कार्यकाल था उसमें मैं एक चीज का उल्लेख करूंगा कि मैंने पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देखा कि वो मुख्यमंत्री के पद से उतरने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और खुले तौर पर कार्यकर्ता विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के अंदर ही थी। दूसरा, जय वीरू की जोड़ी टूट गई थी, टूटी हुई है अभी भी, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक दो धड़े में कांग्रेस बटी हुई दिखाई देती है। तो अभी जब उनको अपने बेटे को लॉन्च करना है भूपेश बघेल जी को, तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति की जरूरत है उनको और एक तरह से कार्यकर्ताओं के लड़ाके की छवि भी बन रही है। भाई देखो, बीजेपी से ऑफर था, उन्होंने ठुकरा दिया, केस सहना मंजूर किया। बिल्कुल। तो राजनीति के लिहाज से अगर वो देखें तो ये भी बिल्कुल सही बात थी कि वो अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट के और कुछ लगातार से मामले हुए हैं। मैं एक कोट करूंगा आपको, दाऊराम रत्नाकर जी का एक बयान था, एक यूट्यूब चैनल में उन्होंने खोल के दिया था कि भाजपा एक्चुअली कांग्रेस की ही पार्टी है। उन्होंने बकायदा उसमें श्यामा प्रकाश मुखर्जी से लेकर सारे लोग का एक वरिष्ठ पत्रकार के यूट्यूब चैनल में उन्होंने बकायदा उल्लेख करके बताया कि जिन लोगों ने जनसंघ की नींव रखी वो सारे पहले कांग्रेस में थे और उसका तो उन्होंने वो भाजपा में आए। तो अगर भाजपा में जा रहे हैं, पार्टी नहीं थी ना कोई और उस समय ऑप्शन ही नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि अगर ये जो प्रवेश वाली बात आती है कि कांग्रेस से अगर भाजपा में कोई प्रवेश कर रहे हैं तो शुरू से चला रहे ना, आज की बात तो है नहीं। कोई नई बात, स्वाभाविक चीज है ये। कोई पार्टी हाँ, लेकिन ये है जो ये भी बिल्कुल चर्चा का विषय है कि 4,500 लोगों के ऊपर कार्रवाई होने के बावजूद अभी जो है 6,400 लोगों से अधिक लोगों के ऊपर कार्रवाई। नेता। हाँ, उसके बावजूद भी अभी जो फाइनल डिसीजन वाली फाइनल हियरिंग वाली स्थिति या किसी को दोषी करार देने वाली स्थिति नहीं बन पाई है। उस समय जब मुख्यमंत्री थे उस समय ऑफर दिया नहीं दिया ये तो अलग बात है। अभी अगर ऑफर देते तो समझ में भी आता है कि भाई ऐसे समय में जब वो मुसीबत में हैं या केस झेल रहे हैं, उनका बेटा भी बाहर आ गया, अभी ऑफर दिया होगा, ये हो सकता है क्या? केस तो वो शुरू से झेल रहे हैं, सरकार आई, कोविड आए और केस झेलना शुरू कर दिए। 58 विधायक के साथ एक बहुत मजबूत सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनी थी, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाश रही थी और देखिए सत्ता परिवर्तन होता रहता है, अभी हुआ है तो आगे भी आप भविष्य के गर्त में अभी सब कुछ है। तो आप ये जो पूरा कि कोई माहौल बनाने के लिए बयान दिया गया या कुछ, तो राजनीति में बयान दिए भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन इस वक्त इसका कहीं से कोई राजनीतिक फायदा भी लेने का यहां कोई ग्राउंड भी नहीं बन रहा है। अगर आप ध्यान दें तो भूपेश बघेल जी पूरी तरह से असम के चुनाव में अभी समर्पित है और हिमंत बिस्वा शर्मा जरूर यहां पर फिर से नाम लाना पड़ेगा क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप थे बहुत से घोटालों के और वो तुरंत बीजेपी ने उनका स्वागत किया, वॉशिंग मशीन से धुल गए वो। तो ये पैटर्न, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लीजिए, ये पुरानी बातें हैं जनसंघ वाली, लेकिन यहां पर फिलहाल पिछले 10 सालों में एक पैटर्न है, रेड डालो और फिर उन ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में जो घुटने टेक देते हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लो और इस तरह से सरकार बनाओ। हमने महाराष्ट्र का सरकार टूटते हुए देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, तमाम एक्टिविटीज इनकी यही रही है, ये ब्लैकमेल करते हैं और सरकार बनाने की अपनी कोशिश करते हैं। उसी का एक छोटा सा उदाहरण है जो भूपेश जी ने एक बयान दिया है आज, बयान बल्कि 2-3 दिन पहले का है, वो पॉडकास्ट कुछ दिन पहले हुआ था जी, कुछ दिन पहले का है दरअसल वो बयान। तो इसका कोई बहुत ऐसा आज के डेट में कोई नया माहौल बनाने गरमाने वाली कोई स्थिति नहीं है, ये पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी का, जिसे हम सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं। इस स्टेटमेंट को बस वहां से निकाल लिया गया, पॉडकास्ट में बहुत सी बातें की गई हैं, ये
पैटर्न है, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, उनका मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी का ये। फिलहाल असम चुनाव में भूपेश बघेल जी क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, और निश्चित तौर पे हिमंत बिस्वा शर्मा पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। नहीं, मानहानि का दावा कर दिया है आज उन्होंने। दावा है ना, दावा है। अभी 12,000 करोड़ 12,000 एकड़ की जमीन का जांच क्यों नहीं हो रहा है? अब ईडी कहां सो गई है? ठीक है, भाई मोदी जी, सारे जवाब। मोदी जी दीदी ओ दीदी करते थे, अभी थोड़ा ईडी ओ ईडी करके जगा ले ईडी को, थोड़ा भेज दे, थोड़ा क्या आप लोग ऐसे ही किसी को अपने साइड लेके आते हैं? जो भी आएगा अब इसी संदेह के दायरे में देखा जाएगा कि कोई केस था इसलिए बीजेपी में आ रहा है। न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी झरझर ये कैसा सफ़र है। असम में पिछली बार मुख्यमंत्री होते हुए गए थे, प्रभारी थे, खूब लुटाया प्रदेश के संसाधन को। वहाँ परिणाम क्या आया? मुंह की खा के आए। अभी खुद हारे हुए हैं, वहाँ और हराएंगे। लेकिन जो भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हैं और ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं कि बायसनेस है। मोहन जी आप तो काफ़ी परिपक्व और गंगा द्विवेदी जी भी हैं, आप एक चीज़ बताओ कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ भूपेश बघेल और कवासी लखमा ही नेता हैं जो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। चरणदास महंत, टी.एस. सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा जी, जयसिंह अग्रवाल, ऐसे कई नेता 58-68 बता रहे थे कि विधायक थे। तो बाकी लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि आबकारी घोटाले में स्वयं कवासी लखमा जी ने स्वीकृति दी कि मैं अनपढ़ था और अधिकारी मुझसे हस्ताक्षर कराते गए, उस कारण वो जेल में थे। बेटा महादेव में किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा था और किस प्रकार से पैसे का लेन देन, बहुत सारे सिंडिकेट पकड़ा है, बेल मिला है लेकिन सशर्त मिला है। अब महत्वपूर्ण विषय आता है कि जब इन लोग का अगर मान लो कि बाकी लोग चोर नहीं है तो क्या 2 ही लोग हैं? इनके नेतृत्व में सीएम सचिवालय में अगर भ्रष्टाचार का सिंडिकेट चल रहा था, 25 रुपए टन का मामला, 5,000 करोड़ रुपए का राशन खा गए। उस समय जब कोरोना कालखंड चल रहा था, जब लोगों को दवाई पहुंचा रहा था, तब घर घर शराब पहुंचा रहे थे, उस समय इनको चिंता नहीं हो रही थी। आज यूएसपी बनाने का काम कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, लेकिन प्रदेश की जनता ने आपके 5 साल के विनाश के कालखंड को सहा नहीं है, बर्दाश्त किया है। ए लड़की राजनीति मत कर, किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होता था। आज देखिए हाशिए पे जाने के बाद क्या दिन आ गए इनके कि ये अपने आप को पॉपुलर करने के लिए अपना, देखिए अभी प्रदेश में पीसीसी चीफ बदलने का बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। अपना नंबर कैसे लगे? भूपेश बघेल जी बहुत चालबाज राजनीतिक आदमी है। और रही बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा क्रिमिनल की पार्टी है हमारी, देखो क्रिमिनल को समझने के लिए क्रिमिनल होना जरूरी है। वो लोग क्रिमिनल वाले हैं इसलिए समझते हो कि मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या होता है। लेकिन सबका साथ सबके विकास के साथ जो डिलीवरी हम कर रहे हैं प्रदेश की जनता के साथ किए हुए वायदों का, उसका परिणाम है कि आज देखिए विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम हो, हर जगह 10-10 नगर निगम में महापौर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। इसी भ्रष्टाचार के कारण सब एक से एक सब गायब हो गए। महापौर होता था छत्तीसगढ़ के रायपुर में, राजधानी में, आज वो भी हार गया चुनाव से। विषय कांग्रेस पार्टी 10 सेकंड और कांग्रेस पार्टी अपने इंटरनल बातों को अपने समक्ष नहीं रख रही है, कोई बात नहीं। लेकिन जो बात आप कपिल सिब्बल से कह रहे हैं, आपका यह कर्तव्य होना चाहिए था कि आप अपने विधानसभा की जनता से, अपने प्रदेश की जनता से यह बात स्पष्टता से कहते, तब जब विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था। आप तो बोल रहे थे फलाना है, भरोसा है, क्यों नहीं किया आपने? प्रदेश की जनता ने जवाब दिया आपको, उसके बाद आपने कहा ईवीएम खराब है, हर इसका पॉलिटिकल लाभ। 10 सेकंड आगे बात आगे, और ओवरऑल लग रहा है कि कुछ फायदे के लिए कहा है। ईवीएम को दोष देते हैं, जिस प्रकार से न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, मीडिया को, सब कोई लोग दोष देते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा। जल्दी बताइए इसका क्या राजनीतिक लाभ अब भूपेश बघेल को मिलेगा ऐसे समय में जब नेतृत्व किसी एक के हाथ में देना है, तब आगे चुनाव लड़ा जाएगा, इसलिए ये सारी चीजें आ रही हैं क्या सामने? देखिए भूपेश बघेल यहाँ से अपनी राजनीति लगभग केंद्र में शिफ्ट कर चुके हैं और उनको वास्तव में जरूरत थी। काफ़ी लंबे समय से इस बात की चर्चा छिड़ रही थी कि उनका बेटा लगा राजनीति में, बहुत लंबे समय से लोग सोच रहे थे कि आएगा आएगा, लेकिन आ नहीं पा रहा था, आने का कोई ग्राउंड तैयार नहीं हो रहा था। अभी जो ग्राउंड तैयार हुआ है उस ग्राउंड को वो और क्यूरिंग कर बोलते हैं, जो क्रिकेट की भाषा में क्यूरिंग करके उसको और मजबूत कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऊपर के कांग्रेस के बड़े नेताओं का समर्थन मिलेगा तो बिल्कुल उसकी लॉन्चिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस में होगी और बहुत संभव है कुछ किसी अच्छे पद के साथ, हो सकता है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में या फिर तो ये बयान भी एक कारण बनेगा क्या उसमें? क्या जी? हाँ, बयान निश्चित तौर पर देखिए, बयान जो है सहानुभूति बटोरने वाला गेम है ना, निश्चित तौर पर वो सहानुभूति बटोरने के लिए बयान दे रहे हैं। और कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ जब ये बातचीत हो रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए और ईमानदारी का जो मिसाल है वो कांग्रेस के सामने अपना पेश कर रहे हैं कि मैं हमेशा जो भी रहा मैं पूरी ईमानदारी से भिड़ा रहा।
बाकी पॉलिटिक्स तो अपनी जगह चलती अब रहती ये है। इस बयान को टेस्ट कैसे किया जाए प्रीति जी, क्योंकि बार बार पूछा जाएगा कि इसमें सत्यता क्या है, इसमें कैसे फैक्ट्स कैसे आप लोग साबित करेंगे कि भाई ये था, मोदी जी ने मुलाकात की, उस समय कुछ बोला नहीं और उन्होंने कोई सीधा ऑफर भी नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि बार बार बुलाते थे इसलिए ऐसा लग रहा है। देखिए बहुत स्पष्ट है, जनता जानती है, जनता समझती है, जवाबदेही सिर्फ जनता की तरफ है, जनता समझ रही है कि कहीं और सफाई जवाबदेही देने का कोई आवश्यकता नहीं है। और ईडी के आंकड़े से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है। भूपेश बघेल जी बहुत वरिष्ठ नेता है, कपिल सिब्बल जी और वरिष्ठ नेता है, दोनों के बीच की बातचीत पर संदेह करना भी एक गुनाह होगा। वो जो बोल रहे हैं वो बातें सच है, जनता तय करेगी। अभी एक बात भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि प्रभारी बना दिए गए, प्रदेश से निकाल दिए गए, तो हम मानते हैं कि ये मान रहे कि नितिन नवीन को जब लाया गया छत्तीसगढ़ में तो बिहार से उनको खदेड़ दिया गया, नहीं बनाया था ना इन्होंने, रमन सिंह यहीं थे, रमन सिंह तो यही तो बात यहीं है। थे, बनाए नहीं प्रभारी। बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, बड़े नेशनल लेवल की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे महासचिव हैं, बट नेशनल लेवल की जिम्मेदारी है, परंतु उन्होंने प्रदेश कभी नहीं छोड़ा है, प्रदेश की जनता से उनका जुड़ाव है और वो बना रहेगा। चलिए, तो ये ऑफर वाला गेम चलता रहेगा, समय की बाध्यता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजनीति में कई चीज़ें दिखती हैं पर होती नहीं हैं और होती हैं पर दिखती नहीं है। कुछ ऐसा ही इस पूरे बयान के बाद झलक रहा है। राजनीति का धुंध जब छटेगा तो और एक बार इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बयान के तीर चल गए हैं, किसे घायल करते हैं इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। इस चर्चा में प्रीति जी जुड़े, उनका धन्यवाद। गंगेश द्विवेदी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और निशिकांत जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।